हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लानट। फ्रेंड्स, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये हमारा दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आपको थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किस किस तरह के ग्राफ्स चार्ट्स होते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझने के लिए क्या क्या आपको करना है वो सब मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। तो आई होप आपने सब तैयारी कर ली होगी अच्छे से। और आज से हम जो है क्वेश्चंस सॉल्व करना चालू करेंगे। एक एक तरह के ग्राफ लेंगे और उन पर बेस्ड जो है उनको स्टडी करेंगे और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपना कॉपी पेन जो है अपने पास रखिए और स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे कि मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप देखिए, उसके बाद में आप खुद से भी कोशिश करिए। अगर सेम ही ग्राफ आप सेम ही जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है दोबारा आप सेशन पॉज करके सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अपना पेपर और जो पेन है या जो कॉपी है आपका पेन है उसके साथ में रेडी हो जाओ। और चलो पहला सेट लेते हैं हम। अब यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एक पाई डायग्राम पर बेस्ड है। यहाँ पे पाई डायग्राम दिया हुआ है और लिखा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे जो पाई डायग्राम है उसमें हम देख लेते हैं कितने ब्रेकअप हैं। एक, यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये हैं क्या क्या, किसी कॉस्टिंग की बात हो रही है, किसी में कितना कितना पैसा लगता है। जैसे कॉस्ट ऑफ पेपर है वो है 10%, रॉयल्टी है 15%, एडवर्टाइजिंग है 18%, बाइंडर है 18% और प्रिंटिंग चार्जेस है 35% और मिसलिनियस कुछ और एक्सपेंसेस जो है वो है 4%। ठीक है, हो सकता है शायद यहाँ पे किसी न्यूज़पेपर की या फिर किसी मैगजीन की बात कर रहे हो, तो मैगजीन को छापते होंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ पेपर लगती होगी, रॉयल्टी देनी पड़ती होगी, एडवर्टाइजिंग की कुछ कॉस्ट आती होगी एंड ऑल दैट। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। यहाँ पे लिखा, यदि विविध प्रभार मिसलेनियस चार्जेस जो है वो अगर 6,000 रुपये हो तो विज्ञापन विज्ञापन प्रभार मतलब कि एडवर्टाइजमेंट चार्जेस कितने होंगे। अब ये जो ग्राफ है, जो पाई डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें मिसलेनियस कितना है, 4%। ठीक है, और ये कह रहा मिसलेनियस जो है वो 6,000 है, मतलब जो 4% है वो 6,000 है। अब एडवर्टाइजिंग कितनी है, 18%। हमें एडवर्टाइजिंग का बताना है। तो अगर ये जो पोर्शन है वो है 4%, तो 18% कितना होगा वो हमको पता करना है। तो अगर 6,000 है तो एक हुआ 6,000/4, तो 18 कितना हुआ, इतना। ठीक है, तो बहुत सिंपली आप सॉल्व कर पाओगे। तो 15 × 18 करना है, 15 × 2 × 9 कर लो। अगर 15 × 18 करने में दिक्कत आती है तो 15 × 2 30, 30 × 9 27, मतलब कि 27,000। ठीक है, तो अगर आपको एक फिगर पता है तो बाकी सारे आप निकाल सकते हो। जैसे 4% अगर 6,000 है तो 10% कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 15%, 18%, 18%, 35% कितना होगा सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो कॉस्ट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 4% 6,000 है तो 100% कितना होगा, मतलब जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी। तो ये क्या होगा, 6,000/4 इंटू 100। ठीक है, मतलब कि 1,50,000 रुपये। उस 1,50,000 में से 18% जो है एडवर्टाइजिंग है, मतलब कि 27,000 रुपये। तो अभी हमें सारी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें खाली इस क्वेश्चन के लिए कितनी ज़रूरत थी, 4% जो है वो 6,000 है, तो 18% कितना होगा। इसी तरह से द सेंट्रल एंगल ऑफ प्रिंटिंग चार्ज इज एक्स मोर देन दैट ऑफ एडवर्टाइजिंग, आई एम सॉरी, छपाई प्रभार का केंद्रीय कोण विज्ञापन प्रभार से x अधिक है तो x का मान कितना होगा। अब देखो, जो प्रिंटिंग चार्जेस हैं और जो एडवर्टाइजिंग चार्जेस है, डिफरेंस कितना है हमारे हिसाब से, 35% और 18%। डिफरेंस कितना है, 17%। अभी जो 17 है वो परसेंटेज में, हमको ये किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। ठीक है, तो 17 जो है परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में कितना होगा, 17/100। तो डिग्री में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 17×102, 17×51 और 10×61, सो 61.2 डिग्री। सिंपल।
इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं कि पहले आप प्रिंटिंग चार्जेस के एंगल निकाल रहे हो, उसके बाद एडवर्टाइजिंग का एंगल निकाल रहे हो, उसके बाद में डिफरेंस निकाल रहे हो। आपको सीधा क्या करना है, परसेंटेज डिफरेंस आप निकालो, नहीं तो टाइम आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। 35% का डिग्री निकालोगे, 18% की डिग्री निकालोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। इससे अच्छा पहले परसेंटेज का डिफरेंस निकालो जो है 17%। तो 17% है, मतलब कि 17/100 हो गया, तो 360 में से कितना, तो 61.2 डिग्री। ठीक है। कागज की कीमत के सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ पेपर, कॉस्ट ऑफ पेपर कितना है, 10% है। 10%, ये पूरा कितना है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का 10% कितना होगा, 36 डिग्री। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं, आराम से बता सकते हो। ठीक है। ये पूरा जो है वो 100% है, पूरा सर्कल है 100%। 100% इज 360 डिग्री। तो 10% कितना होगा, 36 डिग्री, है ना। रॉयल्टी और जिल्द साज के प्रभार के बीच का अनुपात क्या है? रॉयल्टी कितना डिग्री है, 15% है। और जिल्द साज मतलब बाइंडिंग कितनी है, 18%। तो रेशो कितना हो गया, 15/18। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, मतलब 5:6। सिंपल एकदम। डिग्री में कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 15% को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 360 से मल्टीप्लाई करोगे, 18% को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 360 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 360 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक बार चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर दिए गए बार चार्ट में वर्ष के प्रथम 6 माह में हुई दुर्घटनाओं की संख्या दर्शाई गई है। इसकी जांच कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं जनवरी से लेकर के जून में। ठीक है। तो जनवरी में 25 एक्सीडेंट है, फरवरी में 19 है, मार्च में, अप्रैल मई और जून में जितने जितने एक्सीडेंट हुए हैं वो सब नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला, अप्रैल माह में हुई दुर्घटनाएं शहर की कुल दुर्घटनाओं का कितना प्रतिशत है? चलो अब इसके लिए टोटल हमको कितने दुर्घटनाएं हुई है, कितने एक्सीडेंट हुए, पहले हमको वो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए सारे हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने फिगर आप कैसे चूज करोगे कि आपका जीरो बन जाए। जैसे 43 और 27 है, तो 40 50 60 और 70 ये हो गया। 70 और 30 100 हो गया। 100 और 125 125 130 और 160 हो गया। 160 170 180, मतलब कि 179। इसमें से अप्रैल की फिगर कितनी है, 43। ठीक है। तो हमको परसेंटेज निकालना है, तो ये हमारी कैलकुलेशन है। अब ऐसे सवालों में आपको क्या करना, कभी भी थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन देखो। अब अप्रोक्सीमेट कितना करना है वो आप यहाँ से देखोगे। ऑप्शन कितना है, 15%, 20%, 22%, 24%। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 179 को खाली 180 कर देती हूँ। ठीक है। बहुत थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, 179 में एक बढ़ाया, मतलब कि बहुत कम, 0.5% से भी कम। ठीक है, लगभग उतना। तो ये कैंसिल हो गया। अब मेरा बचा 430। अब फटाफट से आप डिवाइड करके देख सकते हो, अराउंड आइडिया ले सकते हो। 18 दूनी 36, 7 और 0 70 के आजू बाजू हुआ, तो 18 चौक 72 होता है, तो लगभग थोड़ा सा 24% से कम। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे 180 किया, अगर 179 होता तो लगभग 24% जितना हो जाता। ठीक है। तो 24% आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको सीखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, नहीं तो क्या एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। जनवरी में हुई दुर्घटनाओं की तुलना में फरवरी में हुई दुर्घटनाएं कितने प्रतिशत कम है? तो जनवरी में कितनी हो रही है, 25। फरवरी में कितनी हो रही है, 19। तो जनवरी से क्योंकि कम निकालना है, कितनी है, तो बेस में हम जनवरी का डेटा लेंगे। जनवरी में कितनी है, 25। ठीक है। जनवरी से फरवरी में कम कितनी हो रही है, 6। तो 25 पर 6 कम हो रही है, तो 100 पर कितनी, तो 24% कम हो गई। ठीक है। कभी भी जब भी ये जो बेस में जो वैल्यू लेनी होती है, ये क्या लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो कहता है जनवरी से कितनी कम हुई है, तो जनवरी को आप बेस में लोगे। अगर कहता है फरवरी में कितनी कम हुई है, जनवरी में कितनी ज्यादा है, तो फरवरी नीचे लिया जाता। ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है जनवरी के मुकाबले फरवरी में कितनी कम हुई है, तो जनवरी को आप नीचे लोगे। आई बात समझ में?
अप्रैल में हुई दुर्घटनाओं की संख्या 6 माह में हुई दुर्घटनाओं की औसत संख्या से कितनी अधिक है। अभी हमने पहले से देख लिया था कि जो औसत जो टोटल आ रही थी वो 179 थी इन सब की। ठीक है, 179 को डिवाइड बाय 6 करूं मैं तो एवरेज निकल जाएगा। तो 179 को लगभग वापस 180 लिखूं, 180 लिखूं तो 180 डिवाइड बाय 6 करूंगी, मेरा एवरेज बैठता है 30। ठीक है, और अप्रैल में कितनी हो रही, 43 दिख रहा है यहाँ पे। तो एवरेज से कितनी हुई, लगभग ज्यादा, कितनी ज्यादा हुई, 13 के आजू बाजू जो है वो ज्यादा हुई। दूसरे जो ऑप्शंस है वो क्या क्या, बहुत काफी अलग अलग है, देखो आप, 8, 9, 11 और 13.17। तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, 13.17 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने जो टोटल ली थी वो 179 की जगह 180 ले ली थी। ठीक है, इसकी वजह से ये 0.17 का जो है डिफरेंस आ रहा है। बट अब क्योंकि हमको, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, अराउंड अराउंड आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, मई से जून के बीच हुई दुर्घटनाओं की संख्या में कमी का प्रतिशत कितना है। तो मई में कितना है, 35। तो नीचे मई का डेटा लोगे, और मई से जून में कम कितनी हो रही, 35 से 27 हो रही है, मतलब कि 8 कम हो रही है, इंटू 100। सिंपल कैलकुलेशन है, 5 सत्ते 35, 5 20 100, तो 160/7। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट तक देख लो, 7 दूनी 14, 2 0 7 दूनी 14, 22% के आजू बाजू आपका आंसर होगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो जा रहे हैं वो काफी दूर दूर, देखो 27 है, 15 है, 18 है, तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एक और सेट है पाई चार्ट पर ही। दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्राफ पढ़कर आंसर करिए। चलो, सबसे पहले है, अ, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के उत्पादन में अंतर का अनुपात कितना है। तो गेहूं और चीनी टोटल कितनी है, वीट 30% और शुगर 10%, तो टोटल कितनी हुई, 40%। सो 30 + 10 40। और चावल और चाय, लेकिन यहाँ पे कुल देखना है, गेहूं और चीनी का कुल, और चावल और चाय के उत्पादन के अंतर। तो चावल और चाय, चावल कितना है 55% और चाय कितनी है 5%, तो डिफरेंस कितना हुआ, अंतर कितना हुआ 50%। ठीक है, तो रेशो कितना हुआ 4:5, 4/5। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है। चावल 55%, चाय 5%, तो 55 और 5 60% हो गया टोटल, और गेहूं है 30%, तो ज्यादा कितना हुआ, देखो 30% से 60% डबल हो रहा है। ठीक है, अगर ये 30% है तो ये 60% है, तो ज्यादा कितना है 30%। ठीक है, तो ज्यादा डबल हो रहा है, इसका मतलब 100% ज्यादा है। हो कितना रहा है 200%, लेकिन ज्यादा कितना होगा 100%। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, समझना। अगर वो पूछता है कि भाई ज्यादा कितना है तो 100%, और हो कितना रहा है तो 200%। 30 से 60 मतलब 200%, मतलब कि डबल, लेकिन ज्यादा कितना है 30। ठीक है, तो 100%। अभी पूछता है गेहूं का मध्य कोण कितने डिग्री का है। ठीक है, अभी गेहूं कितना है 30%, 30% मतलब 30 है 100 में से, तो मध्य कोण निकालने के लिए क्या करोगे आप, 360 में से निकाल लोगे, तो कितना हुआ 36 × 3 108 डिग्री, बराबर। चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार 5 लाख किलोग्राम है, तो देश में चावल का उत्पादन कितना है। अब अपन पहले देखते, चावल, गेहूं, चीनी और चाय कुल कितना है, 55। अच्छा, ये तो 100% है क्योंकि चारों ही आ गए, तो टोटल ये जो 100% है वो है 5 लाख। ठीक है, तो अब चावल कितना है 55% है। ठीक है, तो 100% है 5 लाख, तो 55% कितना होगा वो अपने को निकालना है। 50% कितना होगा, 2.5 लाख, 5 लाख का आधा। ठीक है, और 5% अपने को, देखो 50% हो रहा है 2.5 लाख, 2,50,000, ये हुआ 50%, बराबर। अब 5% कितना होगा, एक जीरो इसमें से कम कर दो, तो ये हो गया 25,000, मतलब कितना हुआ 2,75,000। ठीक है,
सो 2,75,000 किलोग्राम। आगे बात समझ। नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग अलग देशों की प्रति एकड़ उपज दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। अभी यहाँ पे अलग अलग देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। और ये इनकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, तो ज़्यादा टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी क्या रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, दिए गए देशों की औसत उपज क्या है। अब औसत के केस में क्या ध्यान रखना, जैसे कि एवरेज के क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कभी भी आप औसत के केस में क्या कर सकते हो, कोई ना कोई औसत जो है वो मान लो। ठीक है। मान लेने से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे जो है 6 देश हैं। ठीक है। अब आप ऑप्शन देखोगे तो कहाँ पर आ रहा है, 132, 33, 34, 35, इसके आजू बाजू सारे ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, 135 मान लो या 132 मान लो, या सबसे सिंपल क्या है 130 मान लो। ठीक है ना। 130 आप एवरेज मान लो। अब 130 से मानने के बाद में जो भी प्लस है माइनस है वो यहाँ पर आप लिखते जाओ। जैसे ये कितना है, 70 प्लस है, 130 मैंने मान लिया। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं अज्यूम कर लिया। तो 130 मैंने मान लिया। अब ये 70 प्लस है और ये 30 प्लस है, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब क्योंकि मैंने 130 माना है, ये 120 है मतलब कि 10 कम है, तो इसको माइनस कर दिया। ये 2 प्लस कर दिया, ये 10 माइनस कर दिया, और ये कितना है, 50 कम है। ठीक है ना, 130 से 80 जो है 50 कम है, तो 50 मैंने माइनस कर दिया। अब 130 में ये जो भी आंसर आता है इसका भी हम एवरेज निकाल लेंगे डिवाइड बाय 6 करके। और अगर प्लस में आता है तो 130 में प्लस कर देंगे, माइनस में आता है तो 130 से माइनस कर देंगे। अब देखो आपका काम सिंपल हो जाता है, ये 50, 60 और 70, ये 70 कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास में 30 प्लस 2 32, 32 बटा 6 आपको करना है। तो 130 में 32 बटा आप 6 करोगे या 16 बटा 3 करोगे। ठीक है। तो 16 बटा 3 करोगे तो कितना होगा, 5 के आजू बाजू आएगा ये, है ना, 5 प्लस समथिंग आएगा। तो जो ऑप्शन है हमारे वो क्या है, देखो 130 प्लस 5 के आजू बाजू एक ही ऑप्शन है, 5 1/3, तो 135 1/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है। भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भारत की पाकिस्तान से कितने अधिक है, तो सबसे पहले आप पाकिस्तान को नीचे रखोगे। पाकिस्तान की कितनी है, 160। ठीक है। भारत की कितनी है, 200, तो कितनी ज्यादा हो गई, 40 ज्यादा हो गई। ठीक है। तो 160 पे 40 ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान से भारत की कितनी ज्यादा है वो हमको पता करना है, तो नीचे हम पाकिस्तान का रखेंगे। तो 160 पाकिस्तान की है और भारत की उससे 40 ज्यादा है। ठीक है। तो कितना होगा ये, 25%। सिंपल है एकदम, ये 25% हमारा आंसर आ गया। सभी देशों के कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है। तो सभी देशों की पहले अपने को टोटल करनी पड़ेगी, तो फटाफट से टोटल कर लेते हैं। ये हो गई 200 और 200 400, 5 6 7, 700 तो ये हो गई, 780 ये हो गए, 60 और 20, तो 780, 810 और 2 812, टोटल हुआ 812। इसमें से श्रीलंका का कितना है, 132। बस ये अपने को कैलकुलेट करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 20 80, 4 तिया 12। अब इस 203 को मैं लगभग 200 कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा अपना सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो 33/2 मतलब कि लगभग 16.5% हुआ। ठीक है। अब क्योंकि मैंने 203 को घटाया है, इसलिए मेरी जो 203 को 200 किया है, तो 16.5 मेरा आंसर आ रहा, तो एक्चुअल आंसर जो होगा 16.5 से बहुत थोड़ा सा कम होगा। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 16.2%। ठीक है। क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर कम करती हूँ तो एक्चुअल आंसर जो है वो बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ाया तो एक्चुअल आंसर जो है वो कम आएगा। ठीक है। समझ में आई मेरी बात। मैंने यहाँ पे 203 किया, अगर 33/2 है तो आंसर होता है 16.5, तो अगर ये 2 से बढ़ेगा तो आंसर 16.5 से जो है वो कम होगा। ठीक है। तो 16.2%। सभी देशों की उपज को अगर आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में क्या अंतर होगा। चलो, तो आरोही क्रम में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे कम क्या है, ये 1, फिर ये हुआ 2 और ये हुआ
3। ठीक है, तो इन तीनों की टोटल कितनी हुई, 200 और 320 हुई। अब इन तीनों की टोटल कितनी हुई, 200 360, तो 360 और 320 40 तो यहाँ पे और प्लस हो गए, प्लस 132 और है, तो 132 प्लस 40 172 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हमने इस क्लास में, अगले क्लास में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेंगे। आप इसको सेशन को दोबारा एक बार अटेंड करके प्रैक्टिस करना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वंस अगेन, बाय बाय।